हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी अभी जैसे हमारा पेपर होने वाला है, तो इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए जिसमें 2010 से 2014 तक के जो बोर्ड एग्जाम के पेपर थे उनके ऑब्जेक्टिव हल किए। उसके बाद में 2016 से 2022-23 तक के जो बोर्ड एग्जाम के जो पेपर थे उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए थे उनको हमने किया था। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हम समझने वाले हैं। जैसे क्या होता है, कई बार जैसे जब पेपर हमारे सामने आता है तो जो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होता है, जैसे आप लोगों को मालूम ही होगा पेपर का पैटर्न कि 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। मतलब आप सबसे पहले 32 नंबर को का सामना करने वाले हैं, और उसी के लिए मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं उन वीडियोस को आप देख लेंगे तो 32 नंबर आप 99% 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव करके आ जाएंगे। ये पहला पड़ाव हमारा पार हो गया। अब उसके आगे जो आपको दूसरा जो सामना करना है वो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। स्टूडेंट, 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन में अथवा रहेगा। अब ये 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है ये लगभग आपको 30 शब्दों में इसके आंसर देना है। कई बार बच्चा क्या करता है कि बहुत डिटेल में आंसर लिख देता है, तो आप यदि एक पेज में भी आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर मिलने वाले हैं क्यों, और इसलिए आप उसको 30 वर्ड्स में 30 शब्दों में लिखिए। मतलब खूब से खूब आपकी जो कॉपी है उसमें आप 3 से 4 लाइन में आंसर लिखेंगे तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा, और आप सटीक आंसर लिखिए। ठीक है, तो 2-2 नंबर वाले जो 10 क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को एक गणित बताया था कि 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट 52, और ये 2-2 नंबर के जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चंस भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये 20 नंबर मतलब आप 72 मार्क्स पर बहुत ही आसानी से चढ़ सकते हैं, मतलब वहां पर पहुंच सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को हर एक यूनिट में से 2-2 नंबर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर क्या है, वो आपको बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आप सभी का चौहान एकेडमी खंडवा में वेलकम है। देखिए बच्चों, सबसे पहली यूनिट है हमारी साझेदारी लेखे मूल तत्व, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब उसमें जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि साझेदारी से क्या आशय है। बच्चों, साझेदारी के 5 चैप्टर हैं। ठीक है, अब इतना तो हमें आता है कि साझेदारी से क्या आशय है। तो साझेदारी मतलब कम से कम 2, अधिक से अधिक 20 व्यक्तियों के द्वारा मिल करके जब कोई व्यवसाय करने का निश्चय किया जाता है, उसके लिए अनुबंध किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। मतलब हम हमारे शब्दों में भी आप उसको लिख सकते हो। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं और पूंजी, योग्यता, श्रम को लगाते हैं और उसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, उसे साझेदारी कहते हैं। कितनी सारी बातें आ गई। अब है ना, अब कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर इसको हम याद करेंगे भूल जाएंगे। अरे आप उसको समझ लो। पार्टनरशिप, आप 4 दोस्त हो, आप यदि 4 मिलकर कोई सा व्यवसाय करना चाहोगे तो वो साझेदारी कहलाती है। तो कम से कम 2, अधिक से अधिक 50 लोग मिल करके किसी वैध व्यवसाय को करने के लिए आपस में सहमति देते हैं, उनके बीच में एक अनुबंध होता है, उससे होने वाले लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए तैयार होते हैं, तो ऐसे व्यवसाय को साझेदारी कहते हैं। वेरी सिंपल, ये गलत नहीं है। अब आपके शब्दों में लिखेंगे तो मतलब आपको उसका मसाला मालूम होना चाहिए। आपके पास मसाला है, आप उससे समोसा बनाओ, आप उससे कचौरी बनाओ, आप उसको कोई सा भी आकार दे दो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक साझेदारी का आशय हो गया। अब इस बार मुझे लग रहा है कि ज्यादातर संभावना किसकी है, जिसे मैं साथ में आपको 2023 का प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर है वो भी बताता हूं कि 2023 में जो आ गया है उसकी 99% संभावना नहीं रहती है कि वो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को साथ में क्या बताते जाता हूं, 2023 का जो क्वेश्चन कि उसमें क्या आया हुआ है। ठीक है, तो 2023 में उसका भी मैं बता देता हूं। देखिए, 2023 मतलब
लास्ट ईयर का। होता क्या है कि जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है बहुत कम आता है, मतलब 99% उसमें से आने की संभावना नहीं के बराबर होती है। तो हम यदि 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें सबसे पहला आपका था कि साझेदारी सल्लेख क्या है और साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। मतलब ये हमारे इस साल के पेपर में आने की इसकी संभावना नहीं के बराबर है। तो अब हम साझेदारी सल्लेख क्या है इसको नहीं देखेंगे, साझेदारी की कोई 2 विशेषताएं क्या है इसको नहीं पढ़ेंगे। अब क्या रहा साझेदारी के मूल तत्व में, रहा साझेदारी से क्या आशय है, साझेदारी की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए ले करके आया हूं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला देखिए साझेदारी से क्या आशय, ये प्रश्न आ गया तो आप लिख देंगे जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए सामूहिक रूप से तैयार हो जाते हैं एवं पूंजी, योग्यता और श्रम को लगाते हैं और उससे होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, ऐसे व्यवसाय को साझेदारी कहते हैं। अब आप परिभाषा भारतीय साझेदारी, अब देखो ये सिंपल सी बात, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो साझेदारी व्यवसाय है उसके लिए हमारे देश में कौन सा कानून बना है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। अब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार परिभाषा दीजिए। मान लो प्रश्न आ गया कि साझेदारी की कोई एक परिभाषा लिखी। कई बार क्या होता है बच्चा, जैसे परिभाषा पूछा तो परिभाषा को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होता है और हम सिंपल लिखाते तो हाँ आपके नंबर कटने के बहुत चांसेस होते हैं। कोई जांचने वाला यदि उदार होगा तो आपको नंबर दे देगा, नहीं तो आपका पूरा आंसर काट सकता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा क्या है। अब इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा, साझेदारी उन व्यक्तियों की, इसको है ना वर्ड टू वर्ड आपको वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपके जो मन नहीं चलेगा, मन से आप फेंकेंगे ये नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर वर्ड टू वर्ड वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है, मतलब साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा, मतलब जितने भी साझेदार हैं कम से कम 2 अधिक से अधिक 50, तो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा। भाई मान लो 4 साझेदार है तो चारों मिलकर के भी व्यापार कर सकते, या फिर 4 में से किसी एक को बोल दिया जाए कि भाई तू संभाल, तो उन सबके द्वारा किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं, उसे कहते हैं साझेदारी। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा संचालित व्यापार का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। तो ये 2 नंबर का जो प्रश्न है आशय हो गया, एक परिभाषा हो गई। अब साझेदारी सल्लेख तो लास्ट ईयर आ गया, इसको आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब एक और प्रश्न इस यूनिट में से बनता है, वो है लाभ हानि वितरण नियोजन खाता क्या है। जो हम लाभ हानि बांटने के लिए, जो शुद्ध लाभ साझेदारों के बीच में शुद्ध लाभ बांटने के लिए जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं उसे हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं, लाभ हानि वितरण खाता बोलते हैं, ठीक है। तो लाभ हानि वितरण खाता, लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है। अब बच्चों ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लाभ हानि नियोजन या लाभ हानि वितरण क्या होता है। तो साझेदारों के बीच में या साझेदारों के मध्य वर्ष के लाभ का वितरण करने के लिए जो खाता बनाया जाता है वो लाभ हानि वितरण खाता कहलाता है। कब बनाया जाता है, वर्ष के अंत में बनाया जाता है। उसमें कौन कौन सी एंट्री होती है, साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, साझेदारों को दिया जाने वाला पूंजी पर ब्याज, कमीशन, आहरण, ऋण पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, इसका लेखा उसमें किया जाता है। तो आप लोगों को जो लाभ हानि वितरण खाते के बारे में मालूम है वो आप आपके शब्दों में उसको लिख दो, गलत नहीं है बिल्कुल भी। उसकी अब आपके लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप यदि उसमें लिखी जाने वाली सारी बातों को यदि आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो गलत नहीं। तो भाई लाभ हानि वितरण या नियोजन खाता क्या है, देखो लाभ हानि खाते में व्यापार के सामान्य संचालन में होने वाले व्यय हानियों का लेखा किया जाता है, ये पूर्व भूमिका हो गई। किंतु साझेदारों से संबंधित आपसी व्यवहारों का लेखा, भाई ये तो हम लाभ हानि खाता और व्यापार खाता ये किसकी हो गई है, पुराना 11th क्लास में हमने व्यापार लाभ हानि खाता बनाया, उसके बारे में बोला जा रहा है कि व्यापार और लाभ हानि खाते में व्यापार के संचालन से संबंधित आय व्यय को लिखा जाता है। किंतु साझेदारों से संबंधित, भाई व्यापार और लाभ हानि खाते में व्यापार से संबंधित
जितने भी आय व्यय हैं उसको लिखते हैं, व्यापार के संचालन से संबंधित आय व्यय को लिखते हैं। लेकिन लाभ हानि वितरण खाते में साझेदारों से संबंधित जो व्यय है, आय है, उसको लिखा जाता है। तो देखो, साझेदारों से संबंधित, ये लाइन अंडरलाइन करने वाली, लाभ हानि वितरण खाते में किसके बारे में लिखा जाता है? साझेदारों से संबंधित आपसी व्यवहारों का लेखांकन करने के लिए लाभ हानि खाते के बाद अलग से एक और खाता बनाया जाता है, जिसे लाभ हानि वितरण खाता या लाभ हानि नियोजन खाता कहा जाता है। समझ गए? साझेदारों से संबंधित आपसी व्यवहारों का लेखा करने के लिए लाभ हानि खाते के बाद में अलग से एक खाता बनाया जाता है, जिसे कहा जाता है लाभ हानि वितरण या लाभ हानि नियोजन खाता। अब इसमें आप बता सकते हो कि लाभ हानि वितरण या नियोजन खाते में साझेदारों को दिया जाने वाला वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाता है। वर्ष में होने वाले शुद्ध लाभ का बंटवारा करने के लिए इस खाते को तैयार किया जाता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थिर पूंजी विधि क्या है? भाई, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की दो विधियां होती है, एक स्थायी पूंजी पद्धति और दूसरी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो स्थिर पूंजी पद्धति क्या है? तो हम लिख सकते हैं भाई स्थिर पूंजी पद्धति, ये भी आपको क्लियर होगा। स्थिर पूंजी पद्धति साझेदारों के पूंजी खाते रखने की एक विधि है, जिसके अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं, एक स्थायी पूंजी खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। साझेदारों के पूंजी खाते में साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी का लेखा होता है। इस खाते का शेष हमेशा स्थिर होता है। साझेदारों के चालू खाता में, जो दूसरा खाता है साझेदारों का चालू खाता, उस चालू खाते में साझेदारों के वेतन, कमीशन, ब्याज, आहरण पर ब्याज का लेखा किया जाता है। तो ये होगी स्थिर पूंजी पद्धति। सिंपल से 30 शब्द में आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि स्थिर पूंजी पद्धति साझेदारों के पूंजी खाते रखने की एक विधि है, जिसमें दो प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, साझेदारों का पूंजी खाता और चालू खाता। पूंजी खाते में साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी का लेखा होता है और चालू खाते में उनके वेतन, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, लाभ का लेखा किया जाता है। बस सिंपल सी भाषा में आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो यहाँ क्या दिया है, स्थिर पूंजी विधि या पद्धति वह विधि है जिसके अंतर्गत साझेदारों की पूंजी तब तक स्थिर रहती है जब तक कि साझेदारों के समझौते के अनुसार अतिरिक्त पूंजी न लगाई जाए अथवा पूंजी के एक भाग की निकासी न किया जाए। मैंने जो समझाया आप उस तरीके से उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, साझेदारी से क्या है, क्या आशय है, साझेदारी कि कोई भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार कोई एक परिभाषा या लाभ हानि नियोजन खाते से क्या आशय है। 3 प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इनको याद कर लेना। कौन कौन से 3 प्रश्न मैं फिर से बता देता हूं आपको, मतलब इस बार आने वाले जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बता रहा हूं। पहला प्रश्न हो गया, ये आईएमपी प्रश्न हो गया, ये आप लोगों को 2 नंबर बिल्कुल देने वाले हैं। दूसरा ये आईएमपी प्रश्न हो गया, साझेदारी से क्या आशय है, साझेदारी की कोई एक परिभाषा लिखिए, और फिर लाभ हानि वितरण खाता, ये वाला। ठीक है, लाभ हानि वितरण खाता क्या है या लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं। 3 हो गए, और चौथा एक और प्रश्न आप कर सकते हैं, और वो कौन सा है, ये लाभ हानि नियोजन खाते की विशेषताएं। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न भी आपने कर लिया। या फिर स्थिर पूंजी विधि क्या है, चलो चौथा प्रश्न दे देता हूं मैं, स्थिर पूंजी विधि क्या है। बस ये 4 प्रश्न में से आपका बिल्कुल एक प्रश्न पक्का। साझेदारी से क्या है, साझेदारी की कोई एक परिभाषा लिखिए, लाभ हानि नियोजन खाता किसे कहते हैं, और स्थिर पूंजी पद्धति को समझाइए। 4 प्रश्न क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था 2 नंबर, पहली यूनिट में से जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है, ये 4 में से आप बिल्कुल इनको कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली यूनिट की तरफ, और अगली यूनिट में से कौन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। अगली यूनिट है हमारी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इधर गया,
साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। देखो अब इसके बाद में हमारा जो सेकंड चैप्टर आ रहा है और वो कौन सा है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। पहली यूनिट में से मैंने 4 क्वेश्चन बताया। साझेदारी से क्या आशय है, साझेदारी की कोई एक परिभाषा लिखिए, लाभ हानि नियोजन खाते से क्या आशय है और स्थिर पूंजी पद्धति को समझाइए। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% पक्का है आपका। चलिए आगे चलते हम। अब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भाई पुनर्गठन कब होता है, जब कोई साझेदार प्रवेश करता है, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, या उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, या साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है, तो ऐसी कंडीशन में फर्म का पुनर्गठन होता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपके सामने एक प्रश्न है, एक साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है। बस सिंपल सी बात। अब हम भाई 12th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं, हमने साल भर 12th में अकाउंट पढ़ा है, तो ये बेसिक चीजें हमें मालूम होना चाहिए कि भाई कोई भी जो पेपर बनाने वाला है यही जानना चाहता है कि आपको बेसिक बात मालूम है या नहीं। ठीक है, तो भाई साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब होता, मतलब क्या आशय है उसका, मतलब क्या है। तो किसी साझेदारी फर्म में विद्यमान साझेदारों के बीच संबंधों में होने वाला परिवर्तन, जिसके फलस्वरूप विद्यमान ठहराव समाप्त हो जाता है और उसके स्थान पर नया ठहराव लागू हो जाता है, तो उसे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। ठीक है, अब मैं अपने शब्दों में बताता हूं, मतलब आप लोगों की भाषा में बोलता हूं कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आशय पुराने ठहराव में परिवर्तन या उनके बीच में जो शर्तें हैं उन शर्तों में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो भी परिवर्तन होता है उससे फर्म का क्या हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से आशय क्या है कि जब साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या पुराना साझेदार फर्म से निवृत्त होता है, या साझेदारों के मध्य होने वाले लाभ के विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, या उनके बीच जो समझौता है या अनुबंध है या संलेख है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, उसके फलस्वरूप फर्म का पुनर्गठन किया जाता है और इसे ही साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहा जाता है। समझ गए। जब साझेदारी फर्म में कोई नया साझेदार प्रवेश करता है, पुराना साझेदार फर्म से निवृत्त होता है, उनके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है या उनके साझेदारी समझौते में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, इसके परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक, यह आप परिभाषा लिख सकते हैं। यहां पर भी वही लिखा है, किसी साझेदारी फर्म में विद्यमान साझेदारों के बीच संबंधों में होने वाला परिवर्तन। तो उनके बीच में संबंध मतलब संलेख, साझेदारी अनुबंध, वो क्या है, उनके बीच का संबंध है, उसके परिणाम स्वरूप विद्यमान ठहराव समाप्त हो जाता है। फिर पुरानी साझेदारी जो समझौता चल रहा था वो ठहराव क्या हो गया, समाप्त हो गया और उसके स्थान पर नया ठहराव लागू हो जाता है, नया समझौता आ जाता है। फिर पहले 2:1 में लाभ का विभाजन कर रहे थे, अब बराबर बराबर करने लग गए, मतलब पुराना लाभ विभाजन अनुपात बदल गया, नया आ गया, पुराना अनुबंध समाप्त हो गया, नया अनुबंध आ गया। ठीक है, पुनर्गठन में विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार की निवृत्ति या अवकाश ग्रहण आदि फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। मतलब विद्यमान ठहराव समाप्त हो जाता है और एक नया ठहराव आ जाता है। और ऐसी कंडीशन कब होती है, जब उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, नए साझेदार का प्रवेश होता है, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करके चला जाता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब आप इसको अपनी भाषा में भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है। भाई कई बार हम 12th में आ गए, हमारा एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ गई है, मतलब हमारा जो माइंड है वो हम विश्लेषण कर सकते हैं, हम हमारी भाषा में लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो भाई फर्म के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, सिंपल सी भाषा में आपने पढ़ लिया अकाउंट, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए फर्म का पुनर्गठन, पुनर्गठन मतलब फिर से गठित कब होगी, तो गठित कब होगी, जैसे कोई समिति है ना, आपने उस समिति को भंग कर दिया और एक नई समिति बनाओगे तो पुनर्गठित हो जाएगी। पुनर्गठित मतलब पहली समिति भंग समाप्त कर दी, एक नई समिति गठित कर ली, तो इसे ही पुनर्गठन बोलते थे। ऐसी समझौता है जो साझेदारी है, साझेदारी मतलब कम से कम 2 और अधिक से अधिक 50 लोग मिलकर के उन्होंने कुछ शर्तें तय करी, तो पुरानी शर्तें रद्द और नई शर्तें लागू करना, ये पुनर्गठन है। व्यापार बंद नहीं किया,
पुरानी शर्तें बंद कर दी और नई शर्तें लागू कर दी, ये पुनर्गठन हुआ। अब ये होने के पीछे क्या कारण है कि भाई उन्होंने अपने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन कर दिया, कोई नया साझेदार आ गया, पुराना साझेदार फर्म को छोड़ करके जा रहा है, ये दशा है उसकी पुनर्गठन की। ठीक है, तो ये पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, एक साझेदारी फर्म के पुनर्गठन किसे कहते हैं। ठीक है, अब दशाएं, ये भी पूछा जा सकता है कि फर्म के पुनर्गठन की कोई 2 दशाएं लिखिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, प्रश्न में भी 2 नंबर में पूछा सकता है, आप लिख सकते हो। उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना, नए साझेदार के प्रवेश लेना, पुराने साझेदार का अवकाश ग्रहण करना, ये फर्म के पुनर्गठन की दशाएं हैं। ठीक है, 2 फर्मों का एकीकरण होना, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना, ये सभी फर्म के पुनर्गठन की दशाएं होती हैं। तीसरा, और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय है। इस साझेदारों के बीच में लाभ विभाजन अनुपात होता है, मतलब लाभ का बंटवारा करने के लिए एक रेशो होता है। अब इस लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से क्या आशय है, तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का आशय एक साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार के लाभ का क्रय करना। परिवर्तन होना मतलब एक त्याग करेगा और दूसरा प्राप्त करेगा, तो एक साझेदार क्रय करेगा और दूसरा साझेदार उसका त्याग करेगा। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के कारण वर्तमान साझेदारों में किसी एक अथवा अधिक साझेदारों के लाभ के हिस्से में वृद्धि हो जाती है और अन्य साझेदारों के लाभ के हिस्से में कमी हो जाती है। एक त्याग करता है और एक प्राप्त करता है। लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, अब सरल भाषा में बताता हूं, लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन से क्या है, जब साझेदारों के मध्य होने वाले लाभ विभाजन अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, उसके परिणाम स्वरूप साझेदारों में से किसी साझेदार के लाभ अनुपात में कमी होती है और किसी साझेदार के लाभ अनुपात में वृद्धि होती है। कमी वाला साझेदार त्यागी साझेदार कहलाता है और वृद्धि वाला साझेदार प्राप्त करने वाला साझेदार कहलाता है। ये भी हो गया। ठीक है, अब त्याग अनुपात क्या है, अभी मैंने बताया, लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिणाम के स्वरूप विद्यमान साझेदारों में से किसी साझेदार के लाभ के अनुपात में कमी होती है, तो उसे हम बोलते हैं त्यागी साझेदार, या वो त्याग कहलाता है। वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं, वो कहलाता है त्याग अनुपात। मतलब वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं। भाई नए साझेदार को उन्होंने 1/2 हिस्से के लिए साझेदार बनाया, तो पुराने साझेदार उसको 1/2 हिस्सा देंगे, तो कितना कितना देंगे, वो जो देंगे वो त्याग होगा उनका। ठीक है, तो वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत हैं, त्याग अनुपात कहलाता है। साझेदार द्वारा किए गए त्याग की गणना इस प्रकार से होती है, सूत्र लिख दो, त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, पुराना लाभ विभाजन अनुपात ऋण नया लाभ विभाजन अनुपात, तो क्या जाएगा, त्याग अनुपात। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूं। दूसरा है लाभ प्राप्ति अनुपात। जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन के फलस्वरूप एक वर्तमान साझेदार अन्य साझेदार से उसका कुछ हिस्सा प्राप्त करता है, तो लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से क्या होगा, एक साझेदार के हिस्से में वृद्धि होगी और दूसरे साझेदार के हिस्से में कमी होगी। तो वृद्धि वाला साझेदार कमी वाले साझेदार के हिस्से को खरीदता है एक प्रकार से, और उसे ही लाभ प्राप्ति अनुपात कहा जाता है। तो इसका सूत्र है लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात ऋण पुराना अनुपात। बस ये फॉर्मूला लिख दो, उसको लिख दो। अब आगे उसमें अंतर दिया है। अब एक और प्रश्न बनता है ख्याति से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें आप कौन सा प्रश्न करेंगे, फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। ठीक है, फर्म के पुनर्गठन से क्या आशय है, एक ये आईएमपी क्वेश्चन हो गया। दूसरा, फर्म के पुनर्गठन की कोई 2 दशाएं लिखिए, ये भी आईएमपी प्रश्न हो गया। तीसरा हो गया त्याग अनुपात क्या कहलाता है, ये भी आईएमपी प्रश्न है, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात। ठीक, ये 4 प्रश्न हो गए। फर्म के पुनर्गठन से क्या से है, फर्म के पुनर्गठन की दशाएं लिखिए, त्याग अनुपात किसे कहते हैं, प्राप्ति अनुपात किसे कहते हैं। 4 प्रश्न में से एक प्रश्न 101% गारंटी से बोलता हूं कि एक प्रश्न आपका बिल्कुल आ जाएगा। मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया, एक
तो 4 बताए उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी उस यूनिट से 2 आएंगे, एक अथवा में रहेगा। ठीक है, तो ये जो 4 बताए उसमें से एक फर्म के पुनर्गठन में भी अभी मैंने जो 4 बताए हैं इनमें से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलने वाला है। फिर आगे बढ़ेंगे हम, ख्याति किसे कहते हैं, ऐसा भी पूछा जाए, उसी में ख्याति वाला भी है ना, गुडविल वाला है। ख्याति किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का ऐसा मूल्य है जिससे कि वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। संक्षेप में सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। देखिए संक्षेप में बहुत ही सिंपल परिभाषा इसकी, सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। अब मैं आपको इसको और आसान सरल तरीके से कैसे लिखा जाता है बताता हूं। क्या पूछा है, ख्याति किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बताना है उसकी परिभाषा। सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है और अमूर्त संपत्ति है। ख्याति से अन्य व्यापारों की अपेक्षा अधिक लाभ कमाया जाता है। ठीक है, बस ये आप 30 शब्दों में उसको लिख सकते हो। सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ही ख्याति बोलते हैं। ख्याति एक स्थायी संपत्ति है और ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो दिखाई नहीं देती, जिसे छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। और ख्याति के कारण व्यापार अतिरिक्त लाभ कमाता है। बात ये एक्सप्लेन हो गया, 2 नंबर आपका पक्का। मतलब आपको कितनी बातें याद रखना है, ख्याति एक स्थायी संपत्ति है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, ख्याति के कारण व्यापार में लाभ अधिक होता है। अब उसकी परिभाषा लिख दो, सामान्य लाभ से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता को ही ख्याति कहते हैं। भाई इतनी सी बात हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम 12वीं पढ़ लिए कॉमर्स में। अब उसकी परिभाषा, लॉर्ड मैकनॉटन ने क्या परिभाषा दी है, ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है किंतु परिभाषित करना कठिन है। यह व्यापार के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ है। भाई ख्याति मतलब व्यापार का नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, उसके अच्छे संबंध होंगे और उसके कारण जो लाभ होता है वही लाभ क्या कहलाता है, ख्याति कहलाती है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचती है। ख्याति अनेक तत्वों से मिलकर बनती है। ख्याति मतलब एक आकर्षण शक्ति। भाई आप लालाजी जलेबी पर जाते हो, इसका मतलब आपको वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। क्यों, उसकी बहुत सारे तत्व हो सकते हैं, अच्छी होगी, सस्ती होगी, ज्यादा होगी या पास में होगी, ये बहुत सारे तत्वों से मिलकर के ख्याति बनती है। मतलब कोई भी व्यक्ति किसी दुकान पर जा रहा है, मतलब उस दुकान की जो ख्याति है वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है, ये उसकी आकर्षण शक्ति कहलाती है और यही ख्याति है। भाई पड़ोस में एक दूसरा जलेबी वाला होगा, आप वहां से नहीं खरीद कर उसी दुकान से खरीद रहे हो, तो ये सामान्य से अधिक लाभ अर्जित करने की क्षमता हो गई, वो उस व्यापार की ख्याति है, प्रसिद्धि है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको परिभाषित कर सकते हो। तो ये था, ठीक है। और भी इससे ख्याति 2-2 नंबर वाले मैं बता रहा हूं। तो ख्याति से क्या से, ख्याति की परिभाषा। तो इस यूनिट में से कितने हो गए, 4 तो मैंने वो बताए कि फर्म के पुनर्गठन से क्या से है, फर्म के पुनर्गठन की 2 दशाएं बताइए, त्याग अनुपात क्या है और प्राप्ति अनुपात क्या है, ये 4 प्रश्न। फिर अभी मैंने बताया ख्याति किसे कहते हैं और ख्याति की परिभाषा। 6 और 4 10। ठीक है, ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आप याद कर लीजिए, आपके 100% बिल्कुल। मैं जो बता रहा हूँ 72 नंबर का जो आपको जो फार्मूला बता रहा हूँ ना, आप सीधे 72 नंबर पे पहुंच जाएंगे। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव मैंने जो 2 वीडियो पढ़ाए हैं, उन वीडियोस को आप 2010 से 2022 तक के जो मैंने पुराने बोर्ड परीक्षा के पेपर के ऑब्जेक्टिव कराए उनको आप पढ़ लो, उनको देख लो, तो आपके 32 नंबर कंप्लीट। आपके स्कूल से 20 नंबर के प्रोजेक्ट मिलेंगे, हो गए 52। और ये जो 2-2 नंबर वाले जो आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूं, ये 10 जो आएंगे 20 नंबर के, तो 72 नंबर पे आप सीधे सीधे पहुंच जाएंगे 72 मार्क्स पर। ठीक है, तो अभी जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल आप इनको नोट करते जाइए और इन 2 दिन के अंदर आप इनको पढ़ डालिए। चलिए, तो अब अगली यूनिट पर हम चलते हैं। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया, अब साझेदार का प्रवेश। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, कौन सा भी है प्रवेश वाला,
निवृत्ति वाला आ गया। नए साझेदार का प्रवेश, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम। भाई पहला देखा हमने साझेदारी के मूल तत्व, दूसरा हमने देखा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब आ जाता है नए साझेदार का प्रवेश। अब नए साझेदार का प्रवेश, तो एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है, ऐसा प्रश्न पूछ लिया, एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है। तो एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ क्या है, साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना। भाई दो साझेदार हैं, कम से कम दो साझेदार होते हैं तो तीन हो गए, तो साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना, इसी को बोलते हैं साझेदार का प्रवेश होना। तो साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना, साझेदारी व्यवसाय में एक नए व्यक्ति का स्वामी के रूप में प्रवेश होना, क्योंकि जो साझेदार आ रहा है वो भी क्या बनने वाला है, मालिक बनने वाला है, स्वामी बनने वाला है। तो एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ क्या हुआ, साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना, एक नए साझेदार का स्वामी के रूप में प्रवेश करना। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 की उपधारा 1 के अनुसार, आप सिंपल लिखना, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को फर्म में साझेदार समस्त विद्यमान साझेदारों की सहमति पर ही नए साझेदार के रूप में शामिल किया जा सकता है। भाई किसी भी साझेदार को फर्म में साझेदार कब बनाया जा सकता है, सभी साझेदारों की सहमति से। जितने भी साझेदार पूर्व में कार्यरत है उनकी सहमति से ही आप एक नए साझेदार को शामिल कर सकते हैं, या पूर्व में किए गए किसी अनुबंध के अंतर्गत नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। जब साझेदारी का गठन होता है उस समय यदि आपने कुछ अनुबंध किया होगा कि भाई आप इस साझेदार को प्रवेश देंगे, तो उसके अनुसार या फिर सभी की सहमति से एक नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। सिंपल सी बात हो गई। भाई साझेदार का प्रवेश मतलब साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना, या एक नए साझेदार का स्वामी के रूप में प्रवेश करना, या भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार फर्म में एक नए व्यक्ति को या एक नए साझेदार को सभी साझेदारों की सहमति से प्रवेश दिया जा सकता है। ये परिभाषा हो गई। फिर आगे बढ़ते हम, जब एक नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ऐसी कंडीशन में एक नया खाता बनाया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता। तो पुनर्मूल्यांकन खाता, या उसे हम बोलते हैं लाभ हानि समायोजन खाता किसे कहते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता किसे कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भाई पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता, अवास्तविक मतलब नाम मात्र, जो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय बनाया जाता है। अब पुनर्मूल्यांकन खाते के संबंध में आपको बता दूं, जब एक नया साझेदार प्रवेश करता है, पुराना साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी और वृद्धि, दायित्व के मूल्य में होने वाली कमी और वृद्धि के अंतर को दर्शाया जाता है। उससे होने वाले लाभ और हानि को साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। ये होता है साझेदारी जो पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता। देखो पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता है, ये लाइन तो आप लिख सकते हो। फिर जो साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय बनाया जाता है, यह खाता संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। पुनर्मूल्यांकन से होने वाले पूंजीगत लाभ हानि का लेखा इस खाते में किया जाता है, इसलिए इसे लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता। एक नए साझेदार के दो अधिकार बताइए, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जब कोई एक नया साझेदार फर्म में आता है तो उसके क्या अधिकार होंगे, तो दो अधिकार बताइए। फर्म के भावी लाभ में भाग लेने का अधिकार और फर्म की संपत्तियों में भाग लेने का अधिकार। फर्म के भावी लाभ में, भविष्य में होने वाले लाभ में लाभ पाने का अधिकार और संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार। फिर एक फर्म में नए साझेदार की क्या स्थिति होती है, मतलब एक नया साझेदार जब फर्म में आता है तो उसकी क्या स्थिति होगी, वैधानिक स्थिति क्या है। तो नया साझेदार उसके प्रवेश के पूर्व फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जब एक नया साझेदार फर्म में आएगा तो उसके प्रवेश के पूर्व जितने भी ऋण होंगे फर्म के, उन ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। दूसरा, पुराने साझेदारों के क्रियाकलापों के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पुराने साझेदारों ने जो भी
क्रियाकलाप एक्टिविटी की होगी उसके लिए उत्तरदायी, उसको आप नहीं बता सकते। पुराने ऋणों के का भी उत्तरदायी नहीं होगा और उनके पुराने साझेदारों ने जो एक्टिविटी करी होगी उसके लिए भी उसको उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। ये उसकी स्थिति होगी। ठीक है, तो ये एक साझेदार के प्रवेश के समय के, अब दो कितने प्रश्न हो गए इंपॉर्टेंट इसमें हो गए 4 प्रश्न। ये वाले जो 4 प्रश्न है आपके सामने, इन चारों प्रश्नों को आप कर लो। ये भी आईएमपी प्रश्न है, ये भी आईएमपी प्रश्न है। जो मैंने नोट्स बनाए हैं ये सारे आईएमपी क्वेश्चन के नोट्स बने हुए हैं। जो भी बच्चों ने लिखे होंगे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकती है। 4 प्रश्न, तो हर एक यूनिट से मैं जो 4-4 प्रश्न बता रहा हूं ना, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल 20 नंबर पक्के बता रहे हैं। एक साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है, आप आपके मन से भी लिख दो साझेदार का प्रवेश कब होता है ना। दूसरा है पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता। तीसरा, नए साझेदार के 2 अधिकार बताइए और फर्म में नए साझेदार की क्या स्थिति होती है, वैधानिक स्थिति बोलते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी। ये 4 प्रश्न, इन 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका 100% तय है आना। ठीक है, तो ये तीसरी यूनिट हो गई हमारी। अब हम रिटायरमेंट पर चलेंगे, साझेदार का अवकाश ग्रहण। ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं ना, बहुत ही मतलब जो आपको फार्मूला बता रहा हूं, अभी मैं अकाउंट पर तो गए ही नहीं हूं। अकाउंटेंसी जो उसमें जो अकाउंट आने वाले हैं पर तो हम गए नहीं है। अब हम अवकाश ग्रहण करने पर चलते हैं। साझेदार के अवकाश ग्रहण से क्या आशय है भाई, एक साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण क्यों करता है, उसका क्या मतलब होता है। तो जब एक साझेदार फर्म से अपने संबंध समाप्त कर लेता है, जब एक पुराना साझेदार फर्म से अपने रिलेशन, अपने संबंध समाप्त कर लेता है, अलग हो जाता है, अपना हिसाब करा लेता है और फर्म को छोड़ देता है, इसे साझेदार की सेवानिवृत्ति अवकाश ग्रहण कहा जाता है। फर्म से संबंध समाप्त कर लेना, फर्म को छोड़ देना, अपना हिसाब किताब बनवा लेना, ये सभी क्या कहलाता है कि सेवानिवृत्ति कही जाती है या उसका अवकाश ग्रहण कहा जाता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, अब धाराओं को याद मत रखो, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदार से सब साझेदारों की सहमति से साझेदारों के स्पष्ट ठहराव के अनुसार अवकाश ग्रहण कर सकता है। बाकी जो साझेदार हैं उनकी सहमति से या फिर अनुबंध के अनुसार, सबसे बड़ी बात है साझेदारी ठहराव के अनुसार या से साझेदारों की सहमति से वो फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है। ये लाइन लिखना, ये इसका वजन पड़ता है। आप यदि किसी कानून का उल्लेख करते हो कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार एक साझेदार से साझेदारों की सहमति से या साझेदारी ठहराव के अनुसार फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, और उसकी पहली वाली लाइन उसका मतलब बता रहा है कि फर्म से अवकाश ग्रहण करने का मतलब फर्म से सारे संबंध समाप्त कर लेना, फर्म को छोड़ देना और अपना हिसाब किताब बनवा लेना, ये कहलाता है साझेदार का अवकाश ग्रहण, साझेदार की निवृत्ति। अब दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, एक अवकाश ग्रहण करने की क्या दशाएं हैं भाई, कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कब करता है, उसकी क्या दशाएं हैं। तो कोई भी दशा हो सकती है, वो बूढ़ा हो गया होगा, फिर उनके बीच में आपस में मतभेद हो रहे होंगे, या फिर उसका शरीर कमजोर हो गया होगा, काम नहीं बनता होगा, या फिर वो दिवालिया हो गया होगा, उसने खुद ही कुछ बहुत सारे कर्जे ले लिए होंगे, और या फिर लगातार फर्म में हानि हो रही होगी, लॉस हो रहा होगा। तो ये सारी जो कंडीशन है, ये सारी कंडीशन उसको ये बताती है, वो फर्म से अवकाश ग्रहण करने का कारण बताती है। आप कोई से ये कंडीशन लिख सकते हो यदि ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की क्या दशाएं हैं, तो लिखिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की दशा, कोई एक दशा लिखिए, तो आप लिख सकते। पहला हो गया, दूसरा हो गया। एक और प्रश्न है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की वैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसके क्या क्या राइट्स बनते हैं, वैधानिक स्थिति। तो एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार लेनदारों के प्रति अवकाश ग्रहण करने से पूर्व तथा अवकाश ग्रहण करने की तिथि तक किए गए फर्म के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। मतलब लेनदारों के लिए मतलब उसके कार्यकाल में जितना भी यदि किसी से पैसा लिया है उसके लिए उन सभी साझेदारों के साथ में वो भी उत्तरदायी माना जाएगा।
एक अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार उन कार्यों के लिए भी तीसरे पक्षों के उत्तरदायी होगा जो अवकाश ग्रहण करने से पूर्व प्रारंभ हो चुके थे लेकिन अवकाश ग्रहण करने के दिन पूरे नहीं हुए। तो कुछ दिन पहले ही उसने कोई ऐसा अनुबंध किया है तो उसके लिए भी उत्तरदायी होगा। और अब जब अवकाश ग्रहण कर रहा है तब यदि वो वर्क इन प्रोग्रेस में ही है, कार्य अभी चल ही रहा है, तो उस अनुबंध के लिए भी उत्तरदायी माना जाएगा। दूसरा है, यदि अवकाश ग्रहण की नोटिस सामान्य जनता को नहीं दी जाती है तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वो फर्म में साझेदार, ये दुनिया को मालूम है कि ये व्यक्ति इस फर्म का पार्टनर है। अब आप फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहे हो तो आपको समाचार पत्र में सूचना देना होगी कि मैं इस तारीख से फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा हूं। इसकी सूचना नोटिस लोगों को समाचार पत्र के माध्यम से देना होगी। यदि आप इसकी सूचना जनता को नहीं देते हो तो लोगों के द्वारा तो आपको यही माना जाएगा कि आप साझेदार हो, और आपके नाम से यदि कोई तीसरा व्यक्ति आपसे कोई व्यवहार करता है तो आप उसके प्रति उत्तरदायी माने जाएंगे, तीसरे पक्ष के लिए उत्तरदायी होंगे। ये दो स्थितियां कि साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करने तक जितने भी दायित्व है उनके लिए उत्तरदायी होगा, उसके द्वारा किए गए समस्त अनुबंधों के लिए उत्तरदायी होगा, और अवकाश ग्रहण करने की सूचना यदि पब्लिक को नहीं दी गई है तो तृतीय पक्ष के प्रति भी वो उत्तरदायी होगा। तो ऐसा हो सकता है कि उसने अवकाश ग्रहण कर लिया, लोगों को सूचना नहीं दी और किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसने सौदा कर लिया, कि फर्म की तरफ से सौदा कर लिया अपने फायदे के लिए, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो ये उसकी वैधानिक स्थिति पूछी जाती है कई बार। आगे है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के अधिकार क्या होंगे। भाई कोई भी साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है तो उसके क्या क्या राइट्स बनते हैं, ये वाला प्रश्न है। तो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार फर्म के व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा में व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। भाई अवकाश ग्रहण करने वाला जो साझेदार है वो अलग होने के बाद में वो अपना खुद का एक व्यवसाय कर सकता है। फिर है, अवकाश ग्रहण पर यदि उसे देय राशि का भुगतान फर्म द्वारा नहीं किया गया है तो उसे उस देय राशि पर 6% की दर से ब्याज पाने का अधिकार होता है। एक तो उसके क्या राइट्स बनते, फर्म से अवकाश ग्रहण करने के बाद वो खुद का अपना व्यवसाय कर सकता है स्वतंत्र, और दूसरा उसने अवकाश ग्रहण करने पर उसको जितनी भी देय राशि है, यदि फर्म उसी दिन उसको राशि नहीं देती है तो उस राशि पर 6% की दर से ब्याज पाने का उसको अधिकार है। ये उसके राइट्स बनते हैं ये। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न इसमें, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न में सिलेक्ट करके लाया हूं। ये चाहे किसी भी वर्ष में आया हो, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये 4 प्रश्न आप इनको देख लो। पहला हो गया, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने से क्या आशय है, यह आईएमपी प्रश्न है। दूसरा, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने की क्या दशाएं हैं, ये दूसरा आईएमपी क्वेश्चन हो गया। तीसरा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की वैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए, ये भी आईएमपी प्रश्न है। और चौथा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के 2 अधिकार बताइए। तो ये 4 प्रश्न बिल्कुल आप नोट कर लिए, ये 100% गारंटी से बोलता हूं, 4 प्रश्न में से 1 प्रश्न बिल्कुल आपको मिलेगा। तो साझेदारी के मूल तत्व हो गया, फर्म का पुनर्गठन हो गया, प्रवेश हो गया, निवृत्ति हो गई, और इन कितने 4 हो गए। और चारों में से मैं जो 4 क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल आपको हर एक जहां मैंने 4 बताया उसमें से 1 क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, ये हो गया हमारा अवकाश ग्रहण। अब हम चलते हैं फर्म के समापन पर। फर्म का समापन, तो देखिए ये मैं आपको जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2-2 नंबर वाले जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये 2-2 नंबर के जो 10 क्वेश्चन है ना, ये जो क्रिकेट के मैच में जो बैट्समैन के द्वारा जो 1-1, 2-2 नंबर जो रन चुराए जाते हैं और उससे एक विशाल स्कोर खड़ा होता है, ये वही वाले 2-2 नंबर है। हम इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ये जो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्क्स आपको तैयार कर देंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा फोकस हमें करना चाहिए, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, आप बहुत ही कम समय में इनको याद कर सकते हो। तो ये जो 2-2 नंबर में बता रहा हूं, इन 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस को आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा इनको याद करने में। ठीक है, तो अब हम रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिटायरमेंट नहीं, फर्म का समापन। तो फर्म का समापन, ठीक है, कहाँ गया,
साझेदारी फर्म का विघटन। अब इसमें कौन सा प्रश्न बनेगा फर्म के विघटन में? सबसे पहला है फर्म के विघटन से क्या आशय है? वेरी एमपी क्वेश्चन। एक फर्म के विघटन से क्या आशय है? फर्म का विघटन कब होता है? तो एक फर्म के सभी साझेदारों के संबंधों में होने वाले किसी भी परिवर्तन को साझेदारी का विघटन कहा जाता है। अब देखो यहां पर दो प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना? ये फर्म के विघटन से क्या आशय है और साझेदारी के विघटन से क्या आशय है। साझेदारी का विघटन मतलब उनके बीच जो संबंध है, उनके बीच जो समझौता है, उनके बीच जो शर्तें हैं, उन शर्तों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी का विघटन है। और फर्म का विघटन मतलब व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाना, संपत्तियों को बेच देना, दायित्व का भुगतान कर देना, सारे खाते बंद कर देना और आपसी संबंध समाप्त कर देना, ये फर्म का विघटन कहलाता है। इसके बाद कोई भी साझेदार अपना स्वतंत्र व्यवसाय कर सकता है। लेकिन साझेदारी के विघटन में उनके बीच में शर्तों में परिवर्तन हो रहा है, अनुबंध में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन फर्म का व्यवसाय बंद नहीं हो रहा है। फर्म का व्यवसाय निरंतर आगे नए अनुबंध के अनुसार चलता रहेगा। तो ये दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो दो प्रश्न, साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लेना। ठीक है, फिर है फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में दो अंतर आ सकते हैं कि फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर है। ये दो प्रश्न आपके। अब देखो एक प्रश्न वो बार बार घुमा फिरा करके पूछते हैं, और वो कैसा पूछते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन में से वो अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, अलग अलग प्रकार के 2 नंबर में पूछ लेंगे, 3 नंबर में पूछ लेंगे, विकल्प में पूछ लेंगे, विकल्प रिक्त स्थान से जो कहीं पर भी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्म के विघटन की रीतियां क्या है? एक फर्म के विघटन या समापन की विभिन्न रीतियां निम्नलिखित है। सबसे पहली है, देखो सबसे पहले तो फर्म के विघटन की कितनी विधियां हैं, तो 5 विधियां हैं, 1 2 3 4 5। फर्म के विघटन की 5 विधियां हैं, ये याद कर लो, पहला क्वेश्चन बन गया। फर्म के विघटन की कितनी विधियां हैं? 5। कौन कौन सी? ठहराव या समझौते द्वारा समापन, अनिवार्य समापन, सूचना द्वारा समापन, आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर समापन और न्यायालय द्वारा समापन। ये 5 समापन हो गया। चलिए अब समझौते द्वारा, किसी फर्म के साझेदारों की सहमति से अथवा साझेदारों के बीच ठहराव के अनुसार किसी भी समय साझेदारी समाप्त की जा सकती है। समझौते द्वारा उनके बीच में एक समझौता हुआ है कि भाई हम इसके अनुसार फर्मों को समाप्त कर देंगे, तो वो उनके बीच में सहमति से, आपसी सहमति से, या उनके बीच में जो ठहराव हुआ है उसके अनुसार वो फर्म को कभी भी समाप्त कर सकते हैं। दूसरा अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन मतलब निम्न दशाओं में एक फर्म अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगी। कब? जब समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया हो जाए। भाई कम से कम 2, तो 2 से एक ही बचा तो फर्म अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो एक को छोड़कर समस्त साझेदार या समस्त साझेदार दिवालिया हो जाए, या किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यापार अवैधानिक घोषित हो जाए, इल्लीगल, गैर कानूनी हो जाए। व्यापार अवैधानिक घोषित हो गया, या फिर फर्म के समस्त साझेदार या एक को छोड़कर बाकी सब साझेदार क्या हो गए? दिवालिया घोषित हो गए, तो इसको अनिवार्य समापन बोलते हैं। समझ गए? ये पूछा जाता है कि अनिवार्य समापन किसे कहते हैं, क्या उसको समझाइए। तीसरा सूचना द्वारा विघटन। यदि साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी है तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को फर्म का विघटन कराने की अपनी इच्छा की लिखित सूचना देकर विघटन करवा सकता है। ऐच्छिक साझेदारी अपनी इच्छा पर, तो कोई भी साझेदार दूसरे साझेदारों को सूचना देकर के फर्म का विघटन करवा सकता है। आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर, आकस्मिक घटना मतलब संयोग द्वारा, इसको हम क्या बोलते हैं? संयोग द्वारा, क्योंकि अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग नाम दिए होंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? संयोग द्वारा। किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, कोई आकस्मिक घटना है, किसी साझेदार की मृत्यु हो गई। किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, कोई साझेदार दिवालिया हो गया, या किसी निश्चित समय की समाप्त हो गया। भाई उन्होंने कोई निश्चित समय तय किया था कि 5 साल तक हम साझेदारी चलाएंगे, वो 5 साल पूरा हो गया तो समय समाप्त हो गया, तो एक
आकस्मिक घटना के घटित होने पर या संयोग द्वारा या फिर निश्चित कार्य के पूरा होने पर उन्होंने किसी काम के लिए साझेदारी बनाई। अब वो काम पूरा हो गया, जैसे मान लो कोई ब्रिज बनाना है, ब्रिज बनाने के लिए 4 दोस्तों ने मिलकर के टेंडर भरा, उनका टेंडर पास हो गया, अब वो ब्रिज बन गया, कार्य समाप्त हो गया, साझेदारी जो फर्म का विघटन हो जाएगा। तो ये संयोग द्वारा या आकस्मिक समापन कहलाता है। ठीक है। फिर न्यायालय द्वारा समाप्ति, साझेदार के पागल होने पर, साझेदार के स्थायी रूप से अयोग्य घोषित होने पर, साझेदार के दुराचरण के आधार पर, साझेदार के समझौता भंग करने पर, किसी साझेदार के भाग का हस्तांतरण करने पर, भाई साझेदार ने अपना जो हिस्सा है किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया, मतलब कि मेरी जगह तू चला जा, ये भी गलत है। या व्यवसाय में निरंतर हानि हो रही हो, उचित और न्यायोचित आधार पर न्यायालय को यदि लगता है कि ये साझेदारी को भंग करना उचित है या न्यायोचित है, तो ऐसी कंडीशन में भी न्यायालय फर्म का समापन कर सकते। तो ये 5 तरीके हैं, इन पांचों बिल्कुल आपको इनको पढ़ना है, क्योंकि इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाले हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है कि न्यायालय द्वारा फर्म के समापन की दशाएं बताइए, संयोग द्वारा फर्म के समापन की दशाएं बताइए, सूचना द्वारा फर्म का समापन क्या होता है ये समझाइए, अनिवार्य समापन क्या होता है ये समझाइए, या समझौते द्वारा समापन क्या होता है ये समझाइए। ठीक है। तो ये 5 फर्म के समापन की 5 विधियां हैं। इन 5 विधियों को बिल्कुल आप घोट लीजिए, क्योंकि इनमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो 4 समझ लो, इसमें से अब 4 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, तो ये है, एक तो फर्म के विघटन से क्या आशय है, साझेदारी के विघटन से क्या आशय है, साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में 2 अंतर, और चौथा प्रश्न बनता है कि फर्म के विघटन की रीतियों में से कोई सा भी आपसे एक विधि पूछ ली जाएगी, इस विधि को समझाइए। ये 4 प्रश्न। ठीक है। तो हर यूनिट में से मैं 4-4 क्वेश्चन बता रहा हूं, आप इन 4 क्वेश्चन को कर लेंगे, 101% मैं गारंटी देता हूं कि आपके 10 जो क्वेश्चन है बिल्कुल कहीं नहीं गए, मतलब 10 दूनी 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो इतनी गारंटी आपको कोई नहीं देगा। ठीक है। क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने पुराने पेपरों को देख करके और पूर्व जो विश्लेषण करने के बाद ही आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। मतलब 72 नंबर की जो गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, 2010 से 2022-23 तक के जो क्वेश्चन पेपर के मैंने ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, वो आप वीडियो देख लो, पुराने 2 वीडियो अभी जो मैंने पढ़ाए हैं वो, उसमें 32 नंबर आपके कंप्लीट, 30 नंबर आपके स्कूल से मिलेंगे। वो आपके संबंधों पे डिपेंड करता है, आपके प्रैक्टिकल पे डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। 52 और 20 नंबर आपके 72 नंबर। ठीक है। अब हम चलते, कितने हो गए हमारे, मूल तत्व हो गया, फर्म का पुनर्गठन हो गया, साझेदार का प्रवेश हो गया, अवकाश ग्रहण हो गया, फर्म का समापन हो गया, 5 यूनिट हो गई हमारी। अब हम चलेंगे अंश पूंजी। ठीक है। तो शेयर कैपिटल, इधर गई भैया, शेयर कैपिटल एनालिसिस, फाइनेंशियल, कैश फ्लो हो सकती, हाँ, अंश पूंजी। ठीक है। अब इसमें अंश पूंजी भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है। अब अंश पूंजी से रिलेटेड क्या हो सकता है, तो अंश पूंजी से क्या आशय है, तो चलिए ठीक है। तो अभी ये जो मैंने कितने बताए, 4 पंजे 20, आज के लिए हम इस वीडियो को ही क्लोज करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया। तो जो 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं साझेदारी से रिलेटेड, इन 20 क्वेश्चंस को करिए, आपके लिए बिल्कुल मैं फुल गारंटी देता हूं कि ये 20 क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, और इनको आज आप तैयार कर दीजिए। शाम को फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसके आगे अंश पूंजी, ऋण पत्र और इससे रिलेटेड जो 4-4 जो 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको बताने वाला हूं। तो 2 वीडियो हो गए मेरे, कौन से, एक तो अभी 2010 से 2014 तक के पूर्व पेपर, 15 से 22 तक के पूर्व पेपर, उनके ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, और अभी जो मैंने जो 4-4 क्वेश्चन बताए हर एक यूनिट वाले फर्म के समापन तक के ही, इनको आप तैयार कीजिए। साथ में चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी है 32 आउट ऑफ 32, उसमें भी मैंने जो ऑब्जेक्टिव हर एक अलग अलग किताबों से छाट करके बनाए हुए हैं, उन वीडियोस को भी आप देखिए। वो वीडियो एक तो पेपर में से मैंने बताया,
और एक 32 आउट ऑफ 32 जो कि पुस्तक के बीच में से जो निकाले हुए हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं उस पर वीडियो बनाया यूनिट वाइज, उनको आप देखिए, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, के लिए गुड बाय।